अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद और हम आज आए हैं आई कैन एक्सप्लेन के पहले पॉडकास्ट में। और ये जो मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ है वो बेसिकली हमने इसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हमारी जो भी यूथ है ऑल ओवर द पाकिस्तान, स्पेशली द सिंध यूथ। और इसमें हम मुख्तलिफ, मैंने जैसे ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस निचोड़ के आपके सामने रखेंगे। जो भी कामयाब मर्द हजरात या औरतें हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो भी है, वो हम आपके सामने लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने सवालों से हम उनसे सच उगलवाएँ और जो भी उनके पास नुस्खे मौजूद हैं कामयाबी के, वो आपके साथ लेके आएँ ताकि आप उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से ख़ुद को रिलेट कर सकें और फिर आप उन्हीं के नुस्खे, बताए हुए नुस्खे जो है वो पिक करके आप भी अपनी जर्नी को या अपनी कैरियर को बूस्ट दे सकें या इनिशियल पिकअप दे सकें। तो आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं और द वन एंड ओनली द ग्रेट उमेश भाई। इनके पीछे में लगा हुआ था पिछले 3 महीने से, लेकिन इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। इनके काफ़ी सारे वेंचर्स हैं जिनमें ये अटके हुए हैं, कुछ इनके अपने हैं, कहीं पे पार्टनरशिप्स हैं, कहीं पे तो डेडिकेटली ये जो है वो रहीम यार खान से लैंड हुए हमारे पास आज और आए। इनसे मिलते हैं और इनसे हम बात करते हैं। उमेश भाई कैसे हैं, सफ़र Thank you, Shahid, first of all, for having me on Amazonics podcast, which is being known as I Can Explain. बिल्कुल। And Alhamdulillah, I am good. आप सुनाइए। सफ़र कैसा रहा, थके वके तो नहीं ऑल अलोंग? A bit tiring it was, अच्छा। but yes, it's अच्छा। always worth coming. आपकी मोहब्बत है। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा, जो भी क्वेश्चन आपके आगे रखता हूँ, मेरे दिमाग में पीछे मेरी ऑडियंस ही है और मैं उनके बिहाफ पे रखूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनकी क्या नीड्स हैं और उनको क्या चाहिए। ज़ाहिर बात है हम कुछ हार्ड टॉपिक्स को भी टच करेंगे और जो सवाल मेरे मन में जो है वो क्या बोलते हैं, खटकते हैं, तो वो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि काफ़ी क्लोज रहे हैं आप, काफ़ी बिग पर्सनालिटीज़ के साथ काफ़ी सिस्टम्स में रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। आप कहाँ पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, कहाँ पढ़ा और ई कॉमर्स में किस तरह एंटर हुए, वगैरह वगैरह। यार बेसिकली तो आई एम फ्रॉम सादिकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान एंड सादिकाबाद में हमारे फैमिली के काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं और वहीं पे ही हमारे फैमिली के एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। वहीं पे ही फैमिली का बहुत काफ़ी जो है ना लंबा चौड़ा जिसे कहते हैं सेटअप है और हम लोग सब उधर ही हैं। वहीं से फिर हम लोग मतलब अक्रॉस द कंट्री भी स्प्रेड हुए हुए हैं, फिर ग्लोब तो हैं ही हैं, लेकिन हम लोग बेस जो हैं वी आर फ्रॉम सादिकाबाद। तो एजुकेशन सारी उधर से ही हुई। बीच में फॉर सम टाइम वेंट टू एबटाबाद फॉर सम हायर स्टडीज़, लेकिन फिर उसके बाद से इधर से ही एंड इसी तरह ही सादिकाबाद बेस्ड एंड रहीम खान बेस्ड बेसिकली। अच्छा, क्योंकि मुझे तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए आपके साथ जुड़े हुए और बहुत क्लोज जुड़े हुए, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता भी हैं। तो मुझे ये भी पता लगा कि आपने कभी जॉब नहीं की क्या? एजुकेशन भी ली, फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है, जॉब की तरफ कभी क्यों नहीं गए, जॉब क्यों नहीं की? शायद आई वॉज वेरी मच क्लियर फ्रॉम माई डे वन। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद आई वेंट टू इन ACCA एंड ACCA का 4 साल जर्नी है। ACCA पूरा करने के बाद इवन आर्टिकलशिप्स वगैरह करने के बाद भी मैंने आर्टिकल 6 वगैरह जो है एज सच कंटिन्यू नहीं की और मैं एक दिन भी जॉब नहीं की। मैं आई डोंट नो व्हाई बट मैं डे वन से क्लियर था कि मैंने जॉब नहीं करनी। मेरी एनर्जीज मेरी जो चीज़ें थी दैट वाज नॉट जॉब ओरिएंटेड नहीं थी। एंड आज 12 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नो रिग्रेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे कोई मोटिवेशन थी या? मोटिवेशन डेफिनेटली होती है। होती कुछ लोगों की एनर्जीज ड्राइव करती हैं, कुछ लोग वैसी कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो हम कुछ उस टाइप के उसमें थे। बाकी ज़ाहिर बात है हर फैमिली की एक अपनी हिस्ट्री बैकग्राउंड होता है, कुछ पेन्स होती हैं जो आपको कुछ आगे लेके जाती हैं। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? आई गॉट मैरिड इन 2017। 2017। तो और आप पॉकेट मनी घर से लेना कब आपने छोड़ी, किस एज में? मेरा ख्याल है कि एज आप माइनस कर लें 20-21 मैक्सिमम।
और अभी आपकी एज मैं 34 है, तो मतलब आप अमूमन आप ऐसा कह लें कि 13 साल पहले आपने घर से पॉकेट मनी लेना छोड़ जी दी। जी, मैं लेना भी छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एम्पावर किया सबको। अच्छा, तो as क्या थी फर्स्ट, आपने जो आपकी जो फर्स्ट इनकम थी वो कहाँ से? यार फ्रेंकली स्पीकिंग वो तो बिकॉज एक कुछ पेन्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे ख़ानदानी ज़मीनों के, कुछ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, तो वो तो काइंड ऑफ हम उसी सिस्टम में एंटर हो गए एंड एग्रीकल्चर में ही एक आके एंटर हुए एंड माय मामू वाज माय मोटिवेशन। आज वो एग्रीकल्चर की दुनिया में बहुत मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मतलब यू कैन से कि उनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस टाइम कोई 13-14 करोड़ के हैं और 4-5 ट्रैक्टर हैं। मतलब वो दुनिया के टॉप ट्रैक्टर्स, जॉन डियर्स, और बड़ा हाई मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, आम एग्रीकल्चर नहीं जैसा बाहर होता है गोरों का। तो वो मेरी मोटिवेशन थे एंड ही टोल्ड मी वंस ऑल इन 2010। अच्छा, 2010 के फ्लड में हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया। आज भी ग्रुप बना हुआ है, उस टाइम बनाया था, हेल्प ह्यूमैनिटी फ्लड विक्टिम 2010, इस तरह ग्रुप था। तो मैंने 2 माह मिलिट्री के साथ बहुत काम किया, हेली पे फ्लाई किया और काफ़ी हम रिलीफ लेके जाते थे। तो वो 2010 वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड उसमें बेसिकली मामू ने कहा कि एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। उनकी बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की कंपनी फॉर्म डायनामिक्स पाकिस्तान है, तो उन्होंने कहा, फिर हमने उसको कंटिन्यू किया और ही वाज माय मोटिवेशन बिहाइंड। एंड देन वहीं से, क्योंकि फैमिली लैंड्स भी थी लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खैर उसको अपटेक किया और वहीं से ही फिर अपना एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते करते वेंट इनटू द मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्शन ओवरऑल उसमें एंटर हुए। देन उसमें डेल्टा वर्क्स बनाई, उसमें इंडिविजुअल नेम्स पे काम किए। मिलिट्री बैकग्राउंड होने के बाद, एक अच्छी वाबस्तगी होने के बाद, नेवर यूज बिलीव यू मी, नेवर यूज सिंगल कॉन्टैक्ट फॉर एनी फॉल्स प्रैक्टिस या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बंदा लेता है। अच्छा, वैसे मुलाकात आपसे जब भी होती है जिस भी शहर में, आप कैंटोनमेंट में पाए जाते हैं और अक्सर औकात हम दोस्त हैं, मैं नहीं हूँ, काफ़ी सारे और भी दोस्त हैं, अगर कोई आपको कॉल करता है कि उवैस भाई मैं कराची से आ रहा हूँ और लाहौर स्टे करूँगा, तो आप उसको भी कैंट में ठहराते हैं, या इस तरह के जो भी मिलिट्री गेटवेज हैं वो क्लियर करने में बआसानी? ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत चीज़ नहीं है, जैसे घूमने की भी अगर कोई जगह है तो हर शहर के गेट में आपका यार, और हर शहर तकरीबन, मैंने तो देखा है तकरीबन हर शहर के अंदर, और काफ़ी आपके प्रोफाइल पे भी देखते रहते, तो क्या आप मिलिट्री में रह चुके हैं पहले, यहाँ आपकी कोई आपने मेजर रैंक पे जाके आपने रिटायरमेंट ली है, क्या क्या वजह है इससे? शायद मुझे पता था यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई वाज हैविंग एन आइडिया अबाउट इट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मिलिट्री मेरा पहला इश्क है। और मैंने अपनी 2 दफ़ा ISSB के लिए अप्लाई करने के, दोनों दफ़ा डॉक्यूमेंट्स सेल्फ विड्रॉ किए ड्यू टू मैनी पर्सनल रीजंस। मैं रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरी आज भी सनदों के पीछे या वो मार्कशीट्स के पीछे स्टैम्प्स लगी हुई हैं, तो मैंने पर्पसफुली विड्रॉ किया फॉर 120 लॉन्ग कोर्स एंड लेटर ऑन 121। लेकिन यार मेरी मिलिट्री के साथ एक इश्क और एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, और आज वो दे ओन मी एंड आई ओ देम, मतलब इस टाइप का एक सिलसिला है। ओ देम भी एंड ओन भी, वो भी ओन करते हैं, मैं भी उन्हें ओन करता हूँ, और वो काइंड ऑफ एक बड़ा एक ऑर्गेनिक सा है। वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्लोज़ भाई 3 शहीद हुए इस 10 सालों में, 12 सालों में, और मिलिट्री से एक और तरह का इश्क, प्यार, मोहब्बत है। और खुदा की कसम खा के कहने को तैयार हूँ कि फाइनेंशियल बेनिफिट आज भी 1 टके का नहीं लिया, नेवर। अच्छा, लोग लेते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, वो फॉल्स प्रैक्टिसेस कर ली, नहीं, दिस इज़ नॉट मी। ये और तरह का इश्क है आज भी। नहीं वो मैं जस्टिफिकेशन है एक तरह, justification- लेकिन क्योंकि लोग मिलिट्री एक पावर का सिंबल यूज़ होती है इस कंट्री में, और उसको लोग करते हुए यूज़ करते हैं, या बाकी ऐसे माइट इज़ राइट का मुल्क है। नहीं, हमने आपको कभी बदमाशी करते हुए देखा नहीं है वैसे, और नहीं, ये अब
ये बात जब ऑन एयर जाएगी तो डेफिनेटली लोगों को ये नैरेटिव जाएगा। नहीं, नैरेटिव मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ कि हमने आपको कभी बदमाशी नहीं करते हुए देखा और हमेशा गुड डूइंग्स, और आपकी जो गैदरिंग से अगर हमने आज भी जिस मेजर साहब के साथ हम बैठे थे तो वो ये मेरा बडी है यार, आ, बड़ा पुराना 13 ये साल बिल्कुल एक अलग पिक्चर जो सिविलियन के लिए सिविलियन हाँ। एक मेजर के साथ बैठने में तो हमें बड़ा डिफरेंस फील हुआ। काफ़ी दो अच्छा ढाई इमेज घंटे रहा। की हाँ, debate। 2.5 घंटे की जो हमारी जो बातें रही, कचहरी रही। अच्छा, मैं अच्छा, जहाँ तक आपने एक और बात पूछी कि बुकिंग रिजर्वेशंस, यार दिस ऑप्शन इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज अब मिलिट्री, आज की मिलिट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रिजर्व हो गई है। अब अगर सपोज मैंने किसी को कह दिया कि शाहिद इज़ कमिंग, तो उसने नहीं देखना हु इज़ शाहिद, उसने देखना हु इज़ उमैस, उमैस ने काम का। अगर किसी भी किस्म का कोई रॉन्ग एक्टिविटी या कोई अपना कोई प्रिंसिपल वायलेशन होती है तो वो अल्टीमेटली ही इज़ अकाउंटेबल। सो अब हम भी रिजर्व हो गए हैं, और अब ये कि जहाँ पे हैं वो ऑर्गेनिकली अच्छे अच्छे भाई बैठे हुए हैं मेरे, एंड बहुत जगह पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो हमेशा अपना थोक रखता हूँ इनके बारे में, फ्रॉम मेजर आदिल राजा जो आज बड़े फेमस हैं, टू एवरीवन, टू द ISI-MI। लेकिन ये कुछ मिलिट्री की एक लॉट आई जिसकी वजह से आज इतना मिलिट्री स्ट्रेस में है। नाम मिलिट्री का बहुत, इसका बहुत लोगों को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने आज शोहदा, मैं हमेशा अपनी फेसबुक पे या अपने कहीं पे पोस्ट करता हूँ किसी शहीद की कोई आ जाए, बिकॉज उनकी सेक्रीफाइसेस हमने नहीं बोलनी इन चंद कुछ एलिमेंट्स की वजह से। बिल्कुल। तो मेरी अपनी फैमिली में जनरल्स हैं, रहे हैं इमीडिएट फैमिली में, मामू एंड ऑल एंड फूफा एंड ऑल में, लेकिन स्टिल हमें उनको नहीं भूलना। बहुत कुर्बानियों के साथ आज ये मुल्क खड़ा है, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं उनको मत भूलें। ये याद रखें 7 लाख की फ़ौज में 35,000 के अराउंड ऑफिसर्स हैं, जिनमें सिर्फ जनरल 200 होते हैं। सो आपने उसको नहीं भूलना, सेक्रीफाइसेस को सामने रखना है, और जाता बाकी ये सारी यारी दोस्तियां हैं। आज वो भाई हैं, क्रिटिसाइज मैंने जितना इस 1 साल में फ़ौज को कर छोड़ा है ना, जितनी पोस्टें लगा के, वो कोई ये नहीं कह सकता कि हम उनके हर नैरेटिव को बाय करते हैं, नहीं। अच्छा, चले आपकी इसी बात से बात आगे निकालते हैं उमेश भाई के मिलिट्री का एक रोल है टू प्रोटेक्ट इट्स नेशन। ठीक है, आर्मी का ये रोल है कि वो अपनी नेशन को, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करें। वहीं पे पॉलिटिशियंस का रोल है कि वो बुनियादी हकूक़ जितने भी हैं वो अपनी आवाम को दे। मुझे याद है मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में कहीं पे ये जो मिलिट्री और पॉलिटिशियंस जो है वो दरियाए नील पे जब लोग रहते थे जाके बैक इन सेंचुरीज़, तो दरिया नील पे इसलिए रहते थे क्योंकि तब कोई ये जिस तरह का हमारा आज इरिगेशन का सिस्टम है इस तरह का नहीं था, तो लोग जाके उधर रहते थे, वहाँ पे फसल उगाते थे, खाते थे, 6 महीने जीते थे, इस तरह का सिस्टम था। तो उसमें 2 तरह की कौमें थी, जिनको एक हम खाना बदोश कह सकते हैं। तो वो जो अकल वाले थे वो फसल उगाते थे, और जो ताकत वाले थे वो आते थे, उनको मार के उनका फसल लेके चले जाते थे। तो जो अकल वाले थे उनमें 2 धड़े फिर बने कि यार हमारे साथ हर बार ज़्यादती होती है, तो अब ये जो हम में चौड़े हैं, लंबे हैं, ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करेंगे, बदले में ये फसल नहीं उगाएंगे, हम इतना फसल इनको देंगे, ये मुफ्त में खाएंगे। तो यहाँ से अवाम और हुकूमत, अवाम और मिलिट्री पैदा हुई। तो अब उन्होंने क्या कहा कि आप हमारा एक राइट या 2 हकूक़ हमारे उनको प्रोटेक्ट करें, बदले में हम आपको इतने इतने चीज़ें देंगे। आज अवाम टैक्स भी दे रही है, आज अवाम खून भी दे रही है, आज अवाम सब कुछ दे रही है, बदले में जो उनके हकूक़ हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ठीक है, उस ना पूरे होने की वजह से हमारा मुल्क जो है वो माशी हालात उसके आपको पता है कि अभी क्या चल रहे हैं। और उसमें भी अगर अर्बन सिटीज़ को आप निकाल दें तो रिमोट एरिया, वो चाहे पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, KP के हैं या सिंध के हैं, वहाँ पे बेसिक नीड्स जो है वो बेसिक हकूक़ जो है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वही नहीं मिल रही। और ये चारों पांचों जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स है, वो पूरी नहीं होती। इस वजह से हमारी कौम एज ए कौम हम आगे नहीं बढ़ रहे, एज ए कंट्री हम क्या बढ़ेंगे फिर। तो उसमें अभी सॉल्यूशन क्या है उसका, मतलब जैसे अब आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक अपना एक्सपीरियंस है, और हमने बूस्ट होते हुए देखा है खुद को भी, सराउंडिंग में काफ़ी सारे लोगों को भी। तो अभी जो हमारी जो सिंध की आवाम है, स्पेशली मैं बार बार उनको ही टारगेट करना चाहता हूँ
कि उनके पास अभी क्या सॉल्यूशन है, जब गवर्नमेंट ने उनसे हाथ निकाल लिए है, माशी हालात ठीक नहीं है, बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं है, अब अगर वो इंडिविजुअली कुछ अपनी विल पे करना चाहता है तो व्हाट ऑप्शन ही और शी हैज। आपका सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाते हुए सिंध की अवाम पे आ गए हैं। जी सो दो पॉइंट्स हैं इस पे। वन इज़ के मिलिट्री का इतना स्ट्रांग हो जाना और दूसरी चीज़ों को दब जाना, ये भी इसमें से एक पॉइंट निकलता है। देखें मिलिट्री में बहुत सेक्रीफाइसेस हैं यार। आज ही जैसे हम बैठे दो दोस्त जो आए हुए थे उनके साथ जिक्र कर रहे थे, एंड यू वर क्वाइट अमेज्ड टू नो कि ही इज़ मेजर आफ्टर अ सर्विस ऑफ 14 ईयर्स, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। बिल्कुल। सो आज के दौर में 1 लाख रुपया मैनेज करना इज हेल ऑफ अ डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जिसने अपना वाइट कॉलर भी मेंटेन करना है, भरम भी मेंटेन करना है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मिलिट्री इतना बजट खा गई, मिलिट्री इतना ये कर गई। सो सिस्टम बहुत बैलेंस भी है और बहुत इम्बैलेंस भी है। जहाँ पे इम्बैलेंस है वहाँ पे देखें एक निचला बंदा सारी ज़िंदगी अपनी करनैली तक फाइट करता रहता है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को। बाकी तो सेक्रीफाइस छोड़ देना, फैमिली से दूर रहना, वो सारा कुछ हर किसी का अपना होता है, लेकिन फाइनेंशियली। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जनरल्स के शशके और ये सारा कुछ होना। सो ज़ाहिर बात है सिस्टम में इम्बैलेंस तो है, ये होना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक वेरी क्लोज जनरल हैं, वो एक बहुत क्रिटिकल रैंक पे पोस्टेड हुए, तो मैंने उन्हें लिखा, ये आपका मैं सवाल का ना ये जवाब करके उसको एड्रेस करके देन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन 1 हफ्ते बाद की, वो काफ़ी क्रिटिकल एक अपॉइंटमेंट पे आए हैं, और मैंने उन्हें कहा कि अब आपको हर कोई मुबारकबाद दे रहा होगा, लेकिन द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ कि यू शुड नॉट एंड वी शुड ऑल नॉट फॉरगेट हमने वाई वी हैव लॉस्ट 19 अदर साइड ऑफ द कंट्री, हाफ ऑफ पाकिस्तान इन 1971 बिकॉज हमने लोगों को उनका ड्यू राइट नहीं दिया था। तो आज आप जिस पोजीशन पे हैं, आप मेरा मैसेज ज़रूर कन्वे करें कि इतनी ज़्यादा पावर होना या इतनी पोलराइज सिचुएशन हो रहा है या किसी एक इदारे के पास इतनी ज़्यादा पावर होना दूसरी चीज़ों को प्रेस करता है। तो प्लीज़ 1971 में वी हैव लॉस्ट वन पार्ट ऑफ द कंट्री, हम और एक्सपीडिशन एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें इन द इदारे, इन द चीज़ें, ताकि हर कोई मूव फॉरवर्ड करे। लाइन क्रॉस किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लोग बहुत ओपन बोल्डली लिखते हैं, करते हैं, लेकिन यस चीज़ें मूव फॉरवर्ड होनी चाहिए और एक बैलेंस रहना चाहिए, और बैलेंस ही अच्छा होता है। पॉलिटिशियंस को अपना रोल अदा करना चाहिए। देखें पॉलिटिशियंस ने तो नहीं कहा था ना कि मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो जाए, मिलिट्री ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया ना, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे स्ट्रेटजिकली, चाहे मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉलिटिशियंस को किसी ने हाथ तो नहीं रोका था इन 71, 72, 75, 76 सालों में। तो इन्होंने अपने आप को खुद स्ट्रांग नहीं किया, एक दूसरे की छड़े काटे। मिलिट्री एज ए इदारा स्ट्रांग होगी, एज ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगी। सो अब बीट करें, अब आप अपने अंदर एक इक्का पैदा करें और मिलिट्री अपना रोल अदा करे, पॉलिटिशियंस अपना रोल अदा करें। एंड एज फार एज सिंध इज़ कंसर्न, तो यार डिप्राइव्ड एरिया कहीं पे भी है ना, वो डिप्राइव्ड है, या कुछ ज़्यादा है। पंजाब का परली अर्बन बेल्ट छोड़ दें, ये रहीमा खान साइड, आप कश्मीर से स्टार्ट करें टू राजनपुर, रुझान, टू डेरा गाजी खान, तौंसा, लिया, वेरी डिप्राइव्ड, बिल्कुल बहुत पीछे हैं। ये तो KLP रोड की वजह से हो गई। सिंध ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, बहुत पीछे है ड्यू टू, अब देखें ना, अब आप एक जनरेशन को एजुकेशन उस लेवल की ही नहीं देते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस लेवल का परफॉर्म करे जिस लेवल पे अदर प्रोविंस की जनरेशन परफॉर्म कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है, ड्यू टू एक हेल्दी एनवायरनमेंट कंपटीशन का है, प्राइवेट स्कूल का भी और सरकारी स्कूलों का भी। तो वो चीज़ें बेहतर की तरफ आ रही है। तो इंशाल्लाह चीज़ें बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर डिस्कशन को पॉजिटिव नोट पे क्लोज करूँ। तो आई एम श्योर कि चीज़ें स्लो मूव हो रही हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ हो। अच्छा, वापस आप पे आते हैं, और आप एग्रीकल्चर में घुसे, देन कंस्ट्रक्शन साइड गए। मुझे ये भी पता है कि आप बड़े एडवेंचरिस्ट हैं और बॉन फायर नाइट्स और नहीं, शिकार करना। मैंने बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज़ 2008 से लेके 2022 तक, बल्कि 21 तक हर साल की है। ये मेरे ख्याल कोई 15 साल बनते हैं।
तो मैंने बाइक्स पे स्कर्दू, हुंजा, खुंजराब हमने बाइक्स पे किया हुआ है, वीडियोस आज भी हैं। तो वही है कि आपकी अदर साइड बड़ी एडवेंचरस्ट है, एडवेंचर को आप जो है वो बड़ा एंजॉय करते हैं, हंटिंग का हंटिंग करते हैं, मॉनफायर नाइट, चोलिस्तान में गाड़ियाँ चलाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो एंजॉयमेंट है लाइफ में बेसिकली, और हमने मिस की है। अब वो एक ऐसा बंदा जो फिजिकली कंस्ट्रक्शंस में, एग्रीकल्चर में घुसा हुआ है, एडवेंचरस्ट है, वो भला कैसे लैपटॉप पे बैठ के काम कर सकता है? वो ई कॉमर्स में कैसे आया, वो ई कॉमर्स को कैसे एंजॉय करता है, और फिर क्या आप अभी भी एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन करते हैं या उसको शट डाउन कर दिया, आप फुल टाइम ई कॉमर्स को कर रहे हैं? तो वो क्या टर्निंग पॉइंट थी कि आप ई कॉमर्स की तरफ आ गए, और आप अब वो बंदा जो बाइक्स पे नारायण जाता था, वो अब अगर एक अपनी कार में बैठा हुआ है या ड्राइवो में बैठा हुआ है तो भी लैपटॉप खोल के और अपना ई कॉमर्स देख रहा है, या वो जो डेली जो भी उनके ऑपरेशन है, क्या वो टर्निंग पॉइंट क्या थी, और अब आप इसको किस तरह से मैनेज? यार फ्रेंकली स्पीकिंग लैपटॉप वाला जो है ना, बस जब हम करते थे एक्सेल पे काम बैक एंड एसीसीए के टाइम पे, वो तो था ही था। और उस टाइम खैर लैपटॉप वर नॉट दैट कॉमन 2010-11 में जिस तरह आ जाए। अब वाकई मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इट इज़ अ वेरी टर्निंग पॉइंट कि हम कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। हमने सी पैक में काम किया, इसमें सक्खर हैदराबाद में, सक्खर मुल्तान में सेक्शंस में बड़ा काम किया। एंड उसके बाद चाइनीज़ एक दो प्रोजेक्ट्स पे हमने बड़ा काम किया, दासू पे काम किया, द्यामीर भाषा पे काम किया। और बात यह है कि मेरा ख़्याल है कि मेरे अल्लाह की ये मर्ज़ी थी, हमने इस तरह टर्न होना लिखा हुआ था। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू बैक देन सनी भाई का, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सनी भाई आपको मिले कहाँ से? सनी भाई वीडियो से आई रिमेंबर 2019 में वीडियो देख के, एंड जून में नहीं बल्कि फेब में हमने 20 में हमने जो जैसी कोविड आया था हमने बूट कैंप ले लिया था। एंड आज भी हम कहते हैं वर्थ इट इन्वेस्टमेंट थी, आज भी हम उसका हिस्सा हैं। और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ था, एंड आज 3 साल हो गए। और बल्कि हाँ 3 साल अगर आप एग्जैक्टली बूट कैंप से करें तो 3 साल, वैसे तो खैर 3.5 पौने 4 साल हो गए। तो वहाँ से टर्न हुआ। फिर कोविड में आपको याद है कि कोविड तो खैर काफ़ियों के लिए गेम चेंजर था ना, हम भी उसमें थे। तो हमने एक्सप्लोर किया और घुसे, देन चाइना में पार्टनरशिप्स हुई, एंड देन फिर हमने 2.5-3 साल हो गए हैं कि जहाँ पे हम चाइना बेस्ड सर्विसेज का एक पूरा चैप्टर ओपन किया, जो आज आपकी अमेजोनिक्स में भी उसके ऊपर एक लॉजिस्टिक्स सोर्स मतलब बहुत बड़ी डोमेन है चाइना की, वो किया। देन उसके बाद इसी तरह जो मैं समझता हूँ मिलिट्री के बाद अगर हल्का हिबाब बना तो वो फिर ई कॉमर्स का बना, और अब इतना है कि अब वो आपको पता ही है हर जगह पे। अच्छा, इस ई कॉमर्स में सनी भाई को सुना, फिर सनी भाई से आप मुतासिर हुए, उनकी बातें काफ़ी फैक्ट पे मबनी होती हैं और बंदे को टर्न करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। हम भी वहीं से टर्न हुए। तो आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस है आपकी पिछली लाइफ में और ई कॉमर्स में आने के प्रोफेशनल लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हुए, कितना स्ट्रांग हुए, कितना जल्दी हुए, और बाकी भी जो भी फैक्टर्स हैं उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, और फिर ई कॉमर्स जर्नी जो आपकी 3 साल की है उसमें आपने कितनी मेहनत की, किस तरह से ग्रो किया, कहाँ पे उमेश मसूद 2019 और कहाँ पे इन्वेस्टेक 360 कंपनी, ये जो बीच वाली जर्नी थी इसको किस तरह से मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया, क्या आप इस? यार फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आज भी कह रहा था कि हमारा आज हमारे कल से बहुत बेहतर है, और विद दिस बिलीव वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि हमारा कल हमारे आज से बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। और उसकी एक और वजह यह है कि हम उस ऑपरेशंस में, उस सोच में घूम गए हैं जहाँ हमें समझ आ गई है कि बिजनेस करना कैसे है, काम क्या करना। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज़, काम क्या करना है, मतलब हम कैटेगोरिकली क्लियर हो गए हैं कि हमें कहाँ करना क्या है। फिर करने क्या, हमें बहुत ऑप्शंस हैं, एक्स करना है, वाई करना है, ए करना है, बी करना है। और अल्लाह का शुक्र है, लोग कहते हैं कि काम नहीं है, हम कहते हैं काम ख़त्म नहीं होता। ये कितना बड़ा गॉड्स ब्लेसिंग है। मैं आज भी आपको ये बात कर रहा था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यार। लोग कहते हैं काम नहीं है, आप कहते हैं काम ख़त्म नहीं होते। सो वो फिर उसके बाद से अपना एक सिलसिला रहा,
उसमें सर्विसेज स्टार्ट की, चाइना में कोलैबोरेशंस हुई और बहुत काम किया है शिपमेंट्स का हमने, अभी भी कर रहे हैं। बीच में एक आधा साल बहुत स्लो डाउन कर दिया था, उसमें बहुत सफ़र रहे, जर्नीज रहे, लॉस किए, सीखा, लेकिन इस 3.5 साल में ई कॉमर्स में जितनी पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं कह सकता हूँ कि सारों के साथ ही अच्छा लाइज ऑन है। कुछ लोग, कम ही लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, ज़्यादातर लोगों को हम अच्छे लगते हैं। बहुत कम हो गए क्योंकि किसी को अननेसेसरीली जो है ना, अननेसेसरीली टीज़ नहीं किया और अपने काम से काम रखा। एंड देन उसके बाद नारान कैंप जिस पे आप भी थे, हमारा 7 दिन का एक टर्निंग कैंप था बैक इन सितंबर 21, उस पे बिलाल भाई से हो गई। बिलाल भाई एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी थुनिया रखते हैं, फिर बिलाल भाई के साथ अटैच हो गए। अब तो तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं, 1.5-2 साल। फिर इसमें हमने द टू सेलर्स T2S बनाई एंड इन्वेस्टक 360 पैरेलल कंटिन्यू रही। मैं उसमें डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर एंड बिजनेस डेवलपमेंट। फिर उसके अंदर हम एग्रीगेटर्स में गए। अब हम वी आर द ओनली पाकिस्तानी कंपनी जो एम्पायर फ्लिपर के साथ ब्रांड पार्टनर हैं ऑफिशियली। एंड फिर हम उसके अंदर फ्लिपिंग्स का एक बहुत बड़ा एलिमेंट डील करते हैं, जिसमें हम देखें अभी रिसेंटली एम्पायर फ्लिपर से कॉरेस्पॉन्डेंस में दे कैटेगोरिकली टोल्ड कि हम $5,000 से नीचे या पाउंड से नीचे की ब्रांड्स को नहीं लेते फ्लिप करने के लिए। तो फिर अब इतने ब्रांड्स बने हैं, इतने ब्रांड्स ने आखिर कोई बेचना चाह रहा है, कोई लेना चाह रहा है, तो फिर दे नीड समबडी रिलायबल। तो बिलाल भाई से बड़ा रिलायबल मेरा नहीं ख्याल आज, क्योंकि सेलर भी हैं वो बहुत बड़े, यूके यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर हैं। तो वो फिर हमने यहाँ पे फ्लिपिंग का सिलसिला शुरू किया, तो जो कि ऑफ फ्लिपा, ऑफ एम्पायर फ्लिपर, उसके ऊपर काम चल रहा है, लोगों को ब्रांड फ्लिप करा के मिक्स करा के दे रहे हैं। एंड इसी तरह एक अप एग्जेक्टिव्स है कंपनी, वो ज़रा थोड़ा सा अभी लाइमलाइट में नहीं आई, आ जाएगी इन फ्यूचर। दैट इज़ बेसिकली प्योर ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे हम लोग बेसिकली पूरा SOP डिज़ाइनिंग, टेम्पलेट डिज़ाइनिंग, आसाना, monday.com, स्लैग, इसके ऊपर अपने ऑपरेशंस को लेके आ रहे हैं। सो वो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली लॉन्च कर रहे हैं और वो चल रहा है। इस सब टाइम में 3-3.5 साल में बहुत सीखा। मैं कहता हूँ यार, मैं 2022 बहुत ट्रैवल किया, पिंग पोंग ग्राउंड, 2 हफ्ते रीमियर खान, 2 हफ्ते लाहौर, 2 हफ्ते रीमियर खान, 2 हफ्ते लाहौर, लेकिन बहुत लर्न किया। अमेजिंग, शायद अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा उमेश भाई, ये बेसिक क्वेश्चन है जो मेरी ऑडियंस बड़ा इंटरेस्टेड होगी इसको सुनने में, वो ये कि आपने वो पिछला अपना पूरा बैकग्राउंड ख़त्म किया, ज़ीरो से ई कॉमर्स में सनी भाई के कहने पे स्टार्ट किया आके, तो पहले सीखा, फिर एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर आपने शुरू किया। तो वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर उमेश मसूद से कंपनी इन्वेस्टेक 360 तक की जो आपकी जर्नी है, उसमें आपको कितने घंटे रातों के जागने पड़े, कितना आपने टाइम दिया, कितना अरसा लगा, किस तरह से ग्रो किया, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े और किस तरह से ग्रो किया। लोग तो कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता है, आपने फर्स्ट क्लाइंट 1 जो पहला आपका क्लाइंट था और अब मल्टीपल क्लाइंट्स, ये जो जर्नी है पूरी, थोड़ा इस पे तो नज़र डालिए यार हमारा क्योंकि जर्नी वाज फ्रॉम बूट कैंप, तो हमें तो जो क्लाइंट्स का आगाज़ हुआ, एक तो ये बेसिकली आउट ऑफ EC थे या आउट ऑफ ई कॉमर्स थे जो मेरे पार्टनर्स थे चाइना वाले, और हमने बड़ा ऑर्गेनिकली इसको स्टार्ट किया एंड इट वाज टोटली न्यू, क्योंकि उस दौर में कोई भी इस डोमेन में सिखाने को तैयार ही नहीं था, कोई भी नहीं, नोबडी। हर कोई कंपटीशन समझता था और हमने फिर खुद ही खप खपा के किया सारा। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं सिखाता था, इनफैक्ट कोई राज ही नहीं देता, जो कि आज खैर हम सब ओपनली, आपके साथ एक सेशन हुआ उसमें बता दिया, कोई नहीं बताता था। लेकिन खैर वो क्लाइंट हंटिंग हमारा इनिशियल तो खैर बूट कैंप से ही हुआ और बूट कैंप से ही हमें क्लाइंट मिला, क्योंकि बूट कैंप में काम बहुत था उस वक्त, आज की निस्बत पहले बहुत काम था। तो काम किया। अच्छा, चाइना का इशू ये है कि वो पाकिस्तानी 6 बजे 6 AM उनके 9 AM हो जाते हैं, हमसे 3 घंटे पहले है। तो काम तो 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 के साथ ट्रायल, चौथे के साथ ट्रायल। कोई चाइनीज़ का एक बहुत बड़ा इशू है कि वो इन्वेंट्रीज जो हैं ले के डायमेंशन बदल देते हैं,
उसके बाद वो बहुत सी चीज़ें हैं. चाइनीज़ आर नॉट एथिकल पीपल, 100 सारे नहीं उनमें एथिकल. तो खैर विद द टाइम बहुत खपे, क्लाइंटों की सुनी, रिफंड्स किए, लॉसेस बेयर किए, स्ट्रगल तो खैर बहुत रही इस सब में. लेकिन ये है कि अपना हम गुजारा कर लेते थे अच्छा, इससे इतने जोगे हो गए थे. लेकिन कमिटमेंट्स की, मीट की, कहीं पे कर दिए, जेब से दिए, लॉस बेयर किए, लेकिन क्लाइंट रिटेंशन की. आज काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो तीसरा साल है, जो डे 1 से साथ थे, वो आज चल रहे हैं. मतलब ये हलवा नहीं है हलवा, तो इट्स ये वेरी टफ. क्योंकि मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू द रूम ऑफ जिशान मकबूल इन जिशान भाई के रूम में नारायण कैंप में. मैं उनके साथ सिर्फ ये पूछने गया था कि मैं स्केलेबिलिटी इस काम में, क्योंकि हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल है, हम टीम्स को एफएफ से लेके क्लाइंट्स के साथ नहीं कनेक्ट करा सकते. हमारे पाकिस्तानी बड़े एथिकल लोग होते हैं, फ़ौरन बात बाहर निकाल देते हैं, छुपता है नहीं, क्लाइंट लेके भाग जाना एक कॉमन सी प्रैक्टिस है. तो मैं काम ना करूं तो काम ना करूं, अपनी चीज़ मैं नहीं दूंगा. मैं शान भाई के रूम में 1 घंटे का उनके साथ सेशन लगा के आया कि इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, कि मैं स्केल भी कर रहा हूँ, काम भी आ रहा है, तो इसको हमने कैसे anonymous भी रखना है. मतलब कि एनोनिमस भी रखना है और इन्हेंस भी करना है, प्रोडक्टिविटी भी बेहतर करनी है. तो वो आज भी सेशन मुझे याद है. फिर उसके बाद बहुत किया, फिर 6-8 महीने हमने बहुत काम कम कर दिया. सिर्फ जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज अपने थे, ब्रांड्स थे या क्लाइंट्स थे, उन्हीं का किया. न्यू क्लाइंट्स नहीं. एक्सपेंशन नहीं की ख्वाहिश ही नहीं थी ना यार, बंदा फेडअप हो जाता है. जैसे यू यूज टू से एट टाइम्स के अब बस सुकून चाहिए. ये इस काम में ऑपरेशनल एक्टिविटी बहुत है. आज मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, टीम बन गई है अच्छी खासी. चाइना में भी बन गई है, इधर भी बन गई है. लेकिन चाइना में चाइनीज़ बेस बन गई है. लेकिन अल्टीमेटली मैं हर एक शिपमेंट को खुद सुपरवाइज करके ओके देता हूँ, टीम उसे प्रोसीड करती है. मैं ओके देता हूँ तो हमारे चाइनीज़ उस साइड के एंड ओके करते हैं. सो अल्टीमेटली मेरी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज किसी का 150 कार्टन है, किसी का 200 कार्टन है, किसी का 50 है, लेकिन वो उसका तो पूरा का पूरा ब्रांड की शिपमेंट है, तो वो मेरे ऊपर बेस करके जा रहा होता है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज टाइज बहुत बेहतर हैं. आज हमारी शिपिंग रूट्स और सप्लाई चेन बहुत बहुत बेहतर है. आज की कमिटमेंट 2 साल पुरानी कमिटमेंट टाइम्स के हिसाब से, डिलीवरी डेट्स के हिसाब से आज हम बहुत एफिशिएंट हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है. मैं कह सकता हूँ कि व्हाट आई कैन कमिट आई कैन डिलीवर. अच्छा, अभी न्यूबीज जो है वो अभी भी, क्योंकि ये इतनी बार बोल चुके हैं ना वर्ड न्यूबी, क्या अब हमें न्यूबी भी न्यूबी नहीं लगता, लेकिन अभी भी न्यूबीज काफ़ी है. सिंध एक अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है जिनमें लोगों को अभी तक ई कॉमर्स अमेज़न का नहीं पता है. तो डेफिनेटली वहाँ पे न्यूबीज मौजूद है. तो वो जब उमेश को देखते हैं, वो जब सनी भाई को देखते हैं, वो जब शाहिद को देखते हैं, वो जब किसी और शाइनिंग स्टार को देखते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, या खुद से, या फिर उनके पीछे कोई होता है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग सेट करता है कि भाई ये फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स जो है रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम में ट्रेनिंग करें और दूसरे दिन से पैसे कमाना शुरू कर दें. जबकि आपकी जर्नी देखें तो वो भी 3 साल की है, 4 साल की आपकी है. journey- मेरी देखें तो 3 साल की, 3.5 साल की है. ऑर्गेनिकली होता है. अभी ये तो बिल्ड चीज़ें- ओवर है, अभी तो चल रहा है ये सफर. ये चीज़ें लोग नहीं समझ रहे होते, जो भी नए बंदे हैं. मैं आपको स्पेशली ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, ये फ्रीलांसिंग कोई इजी जॉब नहीं है. और जब ऑपरेशंस बढ़ जाती हैं, आप फेडअप भी हो जाते हैं, आप थक भी जाते हैं. और डे 1 से लेके, क्लाइंट 1 से लेके कंपनी तक, एजेंसी तक, गिरोह तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घंटे देने पड़ते हैं, अपनी रातें गंवानी पड़ती हैं. और उसके अलावा ये 1000 चीज़ें आपके सामने सब मिसाल बैठे हैं अपना उमेश भाई. अच्छा उमेश भाई, तो ये तो आपकी थी अपनी जर्नी. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इनटू दिस इंडस्ट्री? क्या आपने इस इंडस्ट्री में किस तरह के दोस्त पाए, और इस इंडस्ट्री में आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या एक्सपोजर मिला, और ये इंडस्ट्री अभी कहाँ खड़ी है, पहले कहाँ खड़ी थी, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या ख़त्म हो गई है, क्या अभी भी पोटेंशियल मौजूद है? नए बंदे जो है वो उनको आना चाहिए, या उनको जॉब की तरफ वापस चले जाना चाहिए, ई कॉमर्स का ख्वाब दिमाग से निकाल देना चाहिए? यार अगर 2019 से आज को कंपेयर करें तो अपॉर्चुनिटीज़, हेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं. लेकिन हमने भी फिर ठेका ले लिया था अमेज़ॉन A to Z लॉन्च करने का. हर बंदे ने, हर एजेंसी ने पूरा ब्रांड लॉन्च करना था, नीश में स्पेसिफिक जाना नहीं था. मतलब कि PPC वाले को PPC, सोर्सिंग वाले को उसने कहना था मैं A to Z आपका पूरा ब्रांड लॉन्च करता हूँ. इतना झूठ
कि एक दोस्त हैं दोस्त ही, अब क्या कहें, लेकिन कि जी हमारे 42 लॉन्चेस हैं, वो ब्रांड नहीं कहते, 42 लॉन्चेस हैं। जब वो बातें खुली बाद में जाके तो 3-4 से ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है, 3-4 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोगों ने अपने बिजनेस मॉडल गलत बनाए थे, जो इसकी वजह से चीज़ें बैकफायर हुई। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो है प्राइवेट लेवल का काम नहीं हो रहा। आज भी अमेज़ॉन का 56% ऑफ द चंक आज भी प्राइवेट लेवल का है, और ये अमेज़ॉन का ऑफिशियल डाटा कहता है। बिल्कुल 56%, 26% के करीब होलसेल है। इसमें हमारे बीच में फिर वो ड्रॉप शिपिंग वालों ने आके बेड़ा गर्क किया। मतलब इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस गलत होगी ना। आपने मेरे से सवाल पूछा कि जो बच्चे आते हैं उनकी, या जो नए न्यूबीज़ आते हैं, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, ये जो नई ब्रीड आ रही है ये रातों रात अमीर होना चाहती है, ऐसे नहीं होता। इट्स अ जर्नी। अब पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री मैं समझता हूँ, क्योंकि हम घूमते फिरता, मेरी एक तबीयत है, एक मिलना मिलाना हर जगह, तो हर तरह के लोगों से बैठते उठते हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, पता चल रहा है। लोग एक दिन क्लेम करते हैं काम बहुत है, अगले दिन रो रहे होते हैं कि हम काम नहीं आ रहा, ऑफिस बंद कर रहे हैं। इसके पैरेलल मैं देखता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास काम बहुत आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि आज हमारे पास काम बहुत है। ये नहीं है हमारे पास लॉजिस्टिक, सोर्सिंग, मतलब अभी भी मार्केट, ये मार्केट न्यूबीज को वेलकम करती है। बिल्कुल करती है। अच्छा, तो अब थोड़े, लेकिन शायद इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे न्यूबीज़ को पहले इन्वेस्टर ब्रांड दे देता था ना, अब नहीं देता। अब न्यूबीज़ को भी उस लेवल तक अपने आप को ट्रेन करना है, जाएं फ्री रगड़ा खाएं शायद के पास, फलां के पास, 6-6 माह फ्री काम करके अपने आप को उस लेवल तक ट्रेन करें कि आपके ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट करे। पहले तो इन्वेस्टर ने भी या लॉन्चेस में एक एक वीए को हाथ में दे दी। और मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊं, मेरे पास एक पिछले दिनों में एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी हमने 2 साल पहले आपसे ये प्रोडक्ट सोर्स करवाई, शिप करवाई थी। मैंने डाटा चेक किया, एक्सेल खोला और उसमें जाके निकाला तो आ रहा था। और ये भी हमारा बूट कैंप से भजन। उस बंदे ने, मैंने से पूछा आपने, फिर उसने सारी स्टोरी सुनाई। वो री करवाना चाह रहा था, उसकी ब्रांडिंग सोर्सिंग नहीं करा के शिप करवाना चाह रहा था। मैंने से पूछा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया? कहता 17,000 पाउंड। तो मैंने कहा आपने अभी तक निकाला कितना है? कहता 7,000 पाउंड। 2 साल में 10,000 पाउंड का उसका लॉस था उसके वीए की वजह से, और 17,000 पाउंड लगा के उसने अभी तक 2 साल के पीएल में 7,000 निकाला था। आरओआई, हाँ, टोटल पैसे अभी तक ये निकाले थे, बाकी डूब गए। ओह माय गॉड। गंदी प्रोडक्ट सिलेक्शन। वो मेरे पास आया था, मैं उससे जब मैं प्रोडक्ट दिखाई, मैंने कहना तो चाह रहा था कि मैं ये ना दोबारा कर, लेकिन वो कहता मेरी अब लिस्ट ऑर्गेनिकली इतनी रैंक हो गई है कि मैंने ये करनी है। फिर मैंने कहा मैं अब इसका माइंड डाइवर्ट करूँ, तो लेट हिम डू। लेकिन उसने देखो 10,000 पाउंड, सॉरी डॉलर नहीं, पाउंड उसके वीए ने उड़ा दिए। ऐसे वीओ ने बड़े हाथ साफ किए हैं। तो अब ये वाला न्यूबीज का दौर नहीं रह गया। अब आपने भी आना है तो एक्सटेंसिव रिसर्च करके आए और अपने आप को वेल ट्रेंड करके आए, और काम आज भी है, काम आज भी है। चले, अच्छा, असल में मैं ये समझता हूँ उमेश भाई कि जिस सिस्टम में हम घुसे थे उस सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज थे, जो उस वक्त हमें भी नज़र नहीं आते थे, जो सच बात है। लेकिन अभी अगर हम बैठ के उसको एनालाइज करें तो मैं समझता हूँ कि उस सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज थे। नंबर 1 फ्लॉ, हायरिंग क्राइटेरिया बिल्कुल रॉन्ग था कि जिसका नाम जो पीएल की पोस्ट कर रहा है और हम उसको पीएल का एक्सपर्ट समझना शुरू कर देते हैं, और जो भी रॉन्ग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है इन्वेस्टर बोलता है यही बंदा अच्छा है, हायर कर लेता है। तो वो हायरिंग क्राइटेरिया तो अभी टोटली चेंज हो चुका है। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने अपनी चूरन बेचने के पीछे लोगों की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट की, फेवरेटिज्म बहुत चली और फेवर की बुनियाद पे काम आने लगा, लोग उससे हड्डाराम हो गए, पाकिस्तानी क्लाइंट या पाकिस्तानी इन्वेस्टर पे, या उसी पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर ही उनको काम मिलने लगा, खुद ही टेबल पे बैठा हुआ आपको खाना मिलता रहे, आप खाते जाएं। अब जब उस सिस्टम पे से ही लोगों का ट्रस्ट उठ गया है या पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल से ट्रस्ट उठ गया है, अब हलवा आपके टेबल पे आके नहीं आपको मिल रहा, यू हैव टू फाइट फॉर इट। और अब आपको, क्योंकि उस सिस्टम में से ही काम नहीं मिल रहा, तो अब आपको लीड जनरेट करनी, आप उस सिस्टम की वजह से आप कभी गोरा क्लाइंट की तरफ नहीं गए, आप कभी अपवर्क फाइवर पे नहीं गए, आपने अपना इंटरनेशनली पोर्टफोलियो ही नहीं बनाया,
तो अब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। भले आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ भी, लेकिन आपको इंटरनेशनल क्लाइंट कहता है भाई आपके पास कोई आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है, यू आर ज़ीरो। तो अब ये जो नए बंदे आएंगे, अब जैसे बड़े हाइप क्रिएट हुई है ना कि ई कॉमर्स डाउनफॉल आ गया, शायद हमने भी नहीं बनाया पोर्टफोलियो, बहुत लेट जाके बनाया, लेकिन समहाउ कुछ गोरा चंग गया, लेकिन वो चाइनीज के एंड से हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डे 1 से ही नहीं, यू वर गुड एनफ एंड तो लकी एनफ टू जी डू दैट। जी। तो उसमें अब ये है ना कि हाइप क्रिएट हो गई, काम नहीं है मार्केट में, ये नहीं सीखो, जॉब करो, इस तरह की काफ़ी सारी बातें सामने आई। और करने वाले जो बंदे हैं वो कर रहे हैं और बाकी जो है वो रो रहे हैं। अब उनके रोने की वजह से कभी कभी लिटरली मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई इसमें फ्यूचर है क्या, क्या मतलब मैं अभी भी ये करता रहूँ या मैं कुछ और अब करना शुरू हो जाऊँ। लेकिन फिर मैं रात में जाता हूँ, सोचता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, मैं अभी भी ठीक हूँ। हाँ, फिर मैं अपनी लीड पे ज़्यादा काम करता हूँ, अनटैप्ड मार्केट में घुसा हूँ, वहाँ से क्लाइंट उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है, क्योंकि गोरा तो अभी बैठा ही नहीं है ना, ये गोरा आज तो के अपना काम सेशन कर रहा में भी तो यही बात थी ना कि आप थोड़ा सा तो डिफरेंट सोचें। आपने सोच लिया 30% दे के ही सोर्सिंग में पहला ऑर्डर लगता है, तो 30 पे ही खड़ी है सारी आवाम। सो काम तो है, काम को करने का एंगल डिफरेंट होगा। काम आज भी है, हमने ये गलती की थी कि हमने अपवर्क एंड फाइवर्स पे अपनी प्रोफाइल्स नहीं बनाई। उसका ये मतलब नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन ये है कि यार उसका बेहतर चंक उठाया जा सकता है। तो अब जो न्यू आ रहे हैं उनको मेरी बड़ी कैटेगोरिकली एडवाइस है कि अपने आप को बिल्ड करें और अपने आप को जो प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर, अपवर्ड, लिंक्डइन, उसके ऊपर बिल्ड करें। ये बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को रैंक भी करें, बाहर से भी काम पकड़ें, वहाँ से भी काम पकड़ें। अच्छा, तो अब जो न्यूबीज़ हैं, जो भी अब नए बंदे आना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, मैं तो उनको कहता हूँ कि आप एट लीस्ट 6 महीने कमाने का सोचे ही नहीं। अब बल्कि मैं कहता हूँ कि उनको 1 साल की एक्सपेक्टेशन उनकी सेट होनी चाहिए कि 1 साल तक हमारा कुछ नहीं बनना है। जब आप डिग्री करते हैं 4 साल वेट करते हैं, तो इस फील्ड में 2 महीने बाद क्यों कमाना चाहते हैं? ठीक है ना? डिग्री में आप जाएंगे, आप ख्वार होंगे 4 साल के बाद, फिर आप ख्वार भी हो रहे हैं और फिर जाके आप अर्न कर रहे हैं। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पहले माह में डॉलर कमा लें, विच इज़ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो 6 months टाइम इज़ अ वेरी गुड टाइम कि 6 माह अपने आप को दें। अच्छा, मैंने अभी तक 900 बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ अपने इधर इंस्टीट्यूट में, 900 बच्चे ट्रेन कर चुका हूँ जो कमा रहे हैं। अब मैं ट्रेनिंग्स बंद कर रहा हूँ, मैं फ्री में ट्रेनिंग्स देने लगा हूँ लोगों को। तो मैक्सिमम मैं पहुँचना चाह रहा हूँ हर रिमोट एरिया की जितनी भी ऑडियंस, जो भी यूथ मौजूद है, उन तक। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट बना हुआ है। उनको लगता है कि ये ई कॉमर्स कोई ऐसी स्कीम है जो फॉरेक्स की तरह है, और अभी हम आपको लॉलीपॉप देंगे कि सब कुछ फ्री है, और बाद में हम आपको बोलेंगे कि अब 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, तो आपका कुछ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लोग अभी भी सिंध के अंदर इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो कहते हैं अथाबाद में ये तो नहीं बोलोगे कि 1 लाख रुपए अब आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। तो क्या वाकई बगैर इन्वेस्टमेंट के लाखों कमाए जा सकते हैं? यार आप ये देखें ना कि मैं अपनी कोई भी शॉपिंग आज भी कपड़े, अनफॉर्चुनेटली जूते लेने पड़ते हैं जाके, अदरवाइज़ तो मेरी सारी कोशिश होती है कि ई शॉपिंग की जाए, एनीथिंग। तो बड़ी तेज़ी से लोग ई की तरफ जा रहे हैं, हम लेट जा रहे हैं, गोरा पहले जा चुका हुआ है। यूएस की टोटल ई कॉमर्स मार्केट को 400 बिलियन से ऊपर की मार्केट है, जिसमें 300 से ऊपर बिलियन अमेज़ॉन का शेयर है। इसी तरह यूके की है। तो मतलब लोग दिन ब दिन नए प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ईबे, टिकटॉक अब इतना आ गया, तो काम तो खुल ही जा रहे हैं। तो करने वाले होने चाहिए। तो बहुत काम है, अलका ज़्यादा, शॉपी, आपका नून यूएई वाला, एंड काम तो बहुत हैं, लोकल पीएल्स भरी पड़ी है। सो बिल्कुल लोग गलत सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं। काम सीखें, आए और करें। काम बहुत है, मेरा ख्याल है कि ये काम ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लग रही है। उस मैन्युफैक्चरिंग ने, अब चाइना अगर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है या कहीं पे फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो उसने अपना माल बेचना है, और माल अब ई कॉमर्स के थ्रू बिकेगा। ई कॉमर्स इज़ योर फ्यूचर, आइदर यू एडमिट इट नाउ और लेटर, लेकिन इसको अडॉप्ट करें, इसमें अपने आप को बिल्ड करें। ई कॉमर्स आपका फ्यूचर है, इसी में आपने आगे जाना है, और फ्यूचर इज़ ब्राइट। अच्छा उमेश भाई, तो आप घूमते रहते हैं अक्सर, और
इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के जितने भी बंदे हैं उनसे मिलते हैं अक्सर औकात, उनसे उनके तजर्बे के हवाले से बातें होती हैं आपकी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ पे बात होती है, काफ़ी कंसर्न रहते हैं, मैंने देखा है। सिंध और पंजाब और केपी बलूचिस्तान कुछ छोड़ा नहीं है आपने। तो क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको पंजाब और सिंध में इस वक्त, के कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री? और उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें, जो बेसिक एडाप्टिव स्किल्स ज़रूरी है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, कोई भी फ्रीलांसर अगर आना चाहता है तो उसको, तो क्या वो सिंध वालों के पास है या उनको अभी भी काम करने की ज़रूरत है? पंजाब वालों के पास क्या है, सिंध वालों के पास क्या लेकिंग्स हैं? यार फ्रैंकली सिंध में क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है और एजुकेशन पे इतना काम नहीं हुआ, इसका अभी से तो नहीं होगा ना, इसका तो पीछे कम से कम 2 डेकेड के ऊपर तो काम हम बात करेंगे। हम पोस्ट 2000 बात करते हैं, ईयर 2000 काम हो जाता तो हो जाता। अब जब कोई इन्वेस्टर आता है, कोई एक्सपर्ट लेके आता है, कोई एक्सपर्टीज़, कोई आइडिया लेके आता है, तो वो भी वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसको ईज़ मिलती है। जहाँ पे बिल्कुल ही कोरा आगे से ऑडियंस होगी तो वो भी ज़रा नहीं जाएगा। तो पंजाब या कह लें, या आप इवन पेशावर साइड कह लें, या इवन आप कराची कह लें, ये आगे हैं, ये फैक्ट मानना पड़ेगा। और ये आगे तो हैं, लेकिन क्योंकि यूट्यूब मीडियम्स खुले हुए हैं, सीखने के मीडियम्स खुले हुए हैं, तो अब सीखना तो कुछ नहीं रह गया ना, इंटरनेट तो हर जगह पे है। तो सिंध पीछे है। सिंध में आई बिलीव कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हमारे ना ज़मीनों की साइड से ना कोई 200-300 साल पहले ना दरियाए सिंध गुज़रता था, लेकिन हमने तो खैर देखा ही नहीं 200-300 साल पुरानी। लेकिन अब वो जगह जो है ना वो गैर आबाद हो गई हैं। लेकिन अब जब जाते थे ना तो उधर वो कहते थे कि भाई वो गैर आबाद जगह थी, तो यहाँ पे कभी दरिया गुज़रता था, लेकिन उस पर किसी ने पौधे लगाए, और पहले तो किसी ने ट्राई नहीं किया, 1-2 जनरेशन ने, लेकिन अब पौधे लगे तो अब उसकी जो ग्रोथ है ना वो इस तरह की है जो बाकी की है ही नहीं और जगह की। अमेजिंग। तो ये हाल सिंध का है भाईजान। यहाँ पे अभी उस लेवल की काम नहीं हुआ, जाहिर बात है कोई आया ही नहीं, लेकिन अब जब काम होगा, जब ये लोग सीखेंगे ये एक नैरेटिव को देख के और फोकस्ड होके चलेंगे, अगर इनको राइट गाइडेंस मिल गई, जो कि आप अपने एंड पे एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अब शायद समो आ गया है, आप वो अपने बोला एंड लगा पे है। अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली डेफिनेटली ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर, सॉफ्टवेयर इज़ द फ्यूचर। इनको सही डायरेक्शंस मिलती जाएं, ये अपनी तकदीरें चेंज करते जाएंगे, एंड आई बिलीव कि ये बेहतर करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस नहीं है। तो अब सुन लें आप उमेश भाई से भी कि शायद समो भाई आ गया, वो पौधा, वो बीज लगा रहे। और हमारी ज़मीन दिखने में बंजर ज़रूर है, लेकिन उमेश भाई लिटरली मैं जब पूरी सिंध, तो मैं पहले कभी पूरी सिंध नहीं घूमा 27 था। डिस्ट्रिक्ट्स यू हाँ, कवर्ड। तो अभी जो मैं पूरी सिंध घुमाऊँ तो मुझे बड़ी पोटेंशियल मिली है, और हीरे डायमंड्स मुझे मिले हैं। अब मैं ज़रूर ये एग्ज़ाम्पल अपनी पॉडकास्ट में देना चाहूँगा। मैं ये मीरपुर ख़ास गया था मीटअप करने, तो वहाँ पे किसी गांव से, जुड्डू साइड से, एक बंदे ने आके मुझे ज्वाइन किया। लिटरली उसके पैरों पे मट्टी थी, उसके पैंचे इतने ऊपर उसने किए हुए थे, बालों में मट्टी थी, रुमाल उसने यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ था। वो जब आया, मीटअप में बैठे सारे, और उसको मैंने देखा तो वो देहाती जैसा होता है, किसान बंदा, वो किसान था। तो मेरी जब उस पर फर्स्ट नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये क्यों आया है मेरा मीटअप अटेंड करने? जहन में सवाल आया, जहन में। लेकिन मैंने क्योंकि सबक मुझे मिल चुके हैं, तो मैं अब बुक को कवर से जज नहीं करता, मैं जजमेंटल नहीं रहा हूँ अब। खैर, मीटअप हमारा कंप्लीट हुआ, सेशन जो भी सेमिनार था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो मेरे पास आया, तो उसका सवाल था, शायद भाई क्या मैं फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा नेट है आपके पास? का इंटरनेट है, मोबाइल भी है। तो मैंने कहा लैपटॉप नहीं है, वो मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा आप कर सकते हैं, अगर आप चाह रखते हैं तो आप कर लेंगे। मैंने कहा आप कहाँ पे काम करते हैं? कहा कि मैं किसान हूँ और अपनी खेती जो है उधर ही मैं बैठ के काम करूँगा। तो उसने फिर अमेजिंग एक बात, शॉकिंग थी मेरे लिए, बिल्कुल शॉकिंग थी। एक किसान बंदा, उसने कहा शायद भी मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और गूगल एडसेंस दिखाया, तब तो उसमें $900 पड़ गए थे। तो मैंने कहा कि ये $900 गूगल एडसेंस में किसान के अकाउंट में? मैंने कहा आपने कितने महीने में कमाया? कहा 3 महीने में। 3 महीने में 50,000 के हिसाब से 1.5 लाख वो कमा चुका। तो
जिन बंदों को डिप्राइव्ड नेशन, अनटच नेशन, जिनको कभी कुछ सहूलियात नहीं मिली, वो उसके बाद भी अपने बलबूते पे जब इतना कर सकते हैं, तो आप सोचें अगर उनको पॉलिश किया जाए, अगर उनको सही वे बताया जाए वेयर दे आर, ठीक है। यही ऐसा एक नगीना मोरो में मिला मुझे, कश्मीर में मिला मुझे, लाड़काना नवाबशाह में मिला, हैदराबाद में तो काफ़ी नगीने मिले, आप टीम देख चुके हैं। अच्छा, सो पोटेंशियल है, और वही आप वाली बात के दिखने में भले ज़रूर बंजर है, लेकिन अगर बीज बोएंगे तो फिर अच्छे पौधे निकलेंगे। तो दूसरा मेरा आखिरी, एंड यू हैव प्रूव दिस इन योर एजेंसी, बिल्कुल, कि आपकी टोटल ऑलमोस्ट हायरिंग सिंध की अपनी ट्रेंड कर दे लोग हैं, बिल्कुल, एंड दे आर अर्निंग गुड, दिस इज द फैक्ट। अच्छा, अब आखिरी सवाल जो मुझसे रिलेटेड होगा, मेरी इस एजेंसी से रिलेटेड होगा, या ये मेरा इंस्टीट्यूशन जो है इससे रिलेटेड। आप आए यहाँ पे, आपने आके सेशन भी किया, लोगों से मिले, ओवरऑल सारी चीज़ें देखी, आप पूरी सिंध में गए हैं, कहीं भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, क्या आपको एक्सपोजर मिला, क्या आपने देखा, वो आप अपना। यार आपने माशाल्लाह एक जंगल में लिटरली मंगल किया हुआ है, एंड ये मुंह पे तारीफ़ भी है, और एक ऑर्गेनिक सा VVRO भी है। उसकी वजह ये है कि इनको तो अभी VVRO का भी नहीं पता होगा, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस है। एंड उसके साथ यू हैव जस्ट अनाउंस दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू फर्दर मोर ट्रेनिंग्स, एंड मैंने आपको ये बात आज से कुछ 4 माह पहले कही थी कि शायद अपनी प्रोडक्टिविटी, हर वो काम रोक देना है जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो। बिल्कुल कहा। और आज हम उधर ही खड़े हैं, 4-5 बल्कि 6 माह हो गए। आई रिमेंबर दैट वाज समवेयर जून। तो मैंने कहा उस पर नहीं जाना, इतना ही जाना जिससे पैसे कमाने कम नहीं होते, वो अपना कमाना है, क्योंकि आपका कोर होना चाहिए पैसा कमाना। वो खुद कमाएंगे तो अल्टीमेटली सबके हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल। और अब यू टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू टीच द पीपल ऑफ सिंध फ्रॉम योर वीडियोस, सो कीप डूइंग दैट। बहुत अच्छा, अमेजिंग सेटअप एंड अमेजिंग टीम एंड बड़े प्यारे प्यारे भाई, एंड आपकी टीम अच्छी है, एंड फ्यूचर इसी का ही है कि अपनी टीम, अपने घर के लोग, इनसे रिलेटेड, एंड अ बिग मोटिव टू ट्रेन द पीपल ऑफ सिंध। एंड द मोस्ट प्रीशियस थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि कोर्स सेलिंग नहीं है, विच इज़ नॉट इवन बैड। कोर्स सेलिंग होनी चाहिए, जो करना चाहे तो करे डट के, अगर वैल्यू एडेड कंटेंट वो दे रहा है बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे तो लोग वीडियो से सीखेंगे। लेकिन मैं आज भी इधर एक प्रोडिक्शन दूं कि यू विल अल्टीमेटली हैव टू कम बैक टू ट्रेनिंग। ये मैं आपको बताऊं, और वो इसलिए नहीं कि वो बोलेंगे आपको लोग मजबूर करेंगे, एंड आप मजबूर होंगे। और ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, गॉड नोज कहाँ जाती है। देखिए उवैस भाई, मैं सुबह भी आपको बताया था कि मेरा ट्रेनिंग स्टॉप करने की एक वजह तो ये कि मेरी प्रोडक्टिविटी हिट हो रही है, प्रोडक्टिविटी, और मेरा अपना क्लाइंट ख़राब हो रहा है, मेरी एजेंसी जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये, मेरा ये मानना है कि आप ये औकात जब तक रखते नहीं है तब तक आप ये बने भी नहीं। अभी मैं खुद खाली हो चुका हूँ, खाली से मुराद ये कि मैं थोड़ा आउटडेट हो चुका हूँ। इन ट्रेनिंग्स के चक्कर में मैं 3-4 महीने पहले मैंने काम को टच किया है अपने को, और 3-4 महीने से मेरी टीम काम कर रही है। मैं उनसे ज़रूर जारी बात है एंगेजमेंट डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होती है, लेकिन क्योंकि मैं पर्सनली प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स मैं अपने स्टूडेंट्स को वो 3 महीने पहले वाली चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अब ये क्योंकि इंटरनेट कंटेंट ई कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन होता है इंटरनेट पे, तो वो इंटरनेट की स्पीड से ही उसमें चेंजिंग्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं। मैं अप टू डेट नहीं रहूँगा अगर मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँगा। एक बड़ी वजह ये है कि फिर मुझे कंसर्न होता है कि यार मैं फिर ट्रेनिंग्स पता नहीं किस तरह की दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोल्ट्री शेड नहीं लगाया हुआ यहाँ पे जगह जगह हर शहर के अंदर जहाँ पे फार्मिंग कुकर निकलते जाएँ। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, और मैं देसी मुर्गे निकालना चाहता हूँ। देसी मुर्गों पे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी खप लगती है। ऐसे नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट पता है जिसमें 90% उसका स्टूडेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग या इमीडिएट आफ्टर ट्रेनिंग वो कमाना शुरू कर जाए। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे 100 में से 90 लड़के कमा रहे हैं, मिनिमम लाख रुपए कमा रहे हैं। आज आपके सामने जब हम खाना खाने गए हैं तो एक लड़का आया 2,40,000 रुपये, उसने आके आपको खुद दिखाया है कि 2,40,000 रुपये मैंने कमाया। उस बंदे को 6 महीने लगे, लेकिन खैर उसने भी अपनी कसम तोड़ी फाइनली। तो मैंने अभी तक तो कोई सोचा नहीं है कि आई विल कम बैक टू द ट्रेनिंग्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है।
लेकिन आप कह रहे हैं क्या पता हालात ऐसे बन जाए। प्रेडिक्शन है। हाँ, लेकिन ये कि मेरा ये है कि मैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू अपने पोर्टल या अपने फेसबुक पेज पे लोगों को कंटेंट ऐड करते रहेंगे। फ्री कंटेंट दूँ, और सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, मैंने अभी बच्चा ट्रेनिंग स्टार्ट की है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने रखी हैं। तो डिजिटल सिंध को डिजिटलाइज करना है, और डिजिटल वर्ल्ड जो है वो तो बहुत बढ़िया, ई कॉमर्स उसका छोटा एक डोमेन है। तो हम R&D टीम मेरी मुसलसल लगी रहती है, डिफरेंट चीज़ें हम निकालते रहते हैं कि किस में पोटेंशियल है, व्हाट, वेयर एंड हाउ, क्या सीखना है, कहाँ और कैसे बेचना है। ठीक है, इस पे हमारा काम चलता रहता है। फिर जो पोटेंटिव स्किल्स हमें नज़र आते हैं वो फिर हम लोगों को, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, रिजल्ट लेके आते हैं, देन लोगों को सिखाते हैं। तो वो ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह, एज एन इंस्टीट्यूशन हम वर्टिकली ग्रो करते जाएंगे। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और बहुत अच्छा लगा कि आप स्पेशली फॉर हैदराबाद, फॉर सिंधी पीपल आप आए यहाँ पे, हमें टाइम दिया, सेशन आपसे बड़ी लॉन्ग ड्यू कमिटमेंट थी। हाँ तो पर फिर भी मेरा आपका बड़ा खलूस है, आप बुलाते रहते हैं और आपने बुलाया। और लेकिन ये कि मैंने कहा कि एक हो जाए, एंड आई हैव टू कैच अ इवेंट इन इस्लामाबाद। तो अब मैं सीधा वहाँ के लिए निकलूँगा, सुबह की रवानगी है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खैराबाद रखे, आपको अपनी जर्नी में सक्सेस दे, आपको आपके रिस्क में बरकत दे। ऑडियंस, ये उमेश मसूद भाई थे थैंक यू वेरी मच। तैयार खान से, और लाहौर में अभी इनका ऑफिस है, वहीं पे ये काम करते हैं। अभी इनका इवेंट है, ये निकलेंगे, खास आए थे आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं एक और एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।